नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है, जहां चुनावों का ऐलान हो चुका है, तैयारी हो चुकी है और बस इंतजार है मतदाताओं के ईवीएम की दरअसल मशीन दबाने का, क्योंकि 12 तारीख को चुनाव है और 12 तारीख को जब यहां मतदान होंगे तो जनता फैसला करेगी कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार होगी। आमतौर पर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर बार लोग सरकार बदल देते हैं, लेकिन इस बार जो है बीजेपी ये कह रही है कि इस बार सरकार नहीं बदलेगी बल्कि रिवाज बदलेगा, ये जो बार बार सरकार बदलने का है। आपको याद दिला दूं, 5 साल पहले बीजेपी ने यहां पर एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी जिन मुख्यमंत्री पद के लिए जिन उम्मीदवार पर दांव लगा रही थी वो खुद चुनाव हार गए थे। उसके बाद बीजेपी में मालूम नहीं था कि क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और अचानक से एक नाम जो है जिसको डार्क हॉर्स कहते हैं, वो नाम सबके सामने आया और वो नाम था जयराम ठाकुर जी का। राष्ट्रीय राजनीति में लोग नहीं जानते थे, हिमाचल में उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, 5 बार लगातार चुनाव जीते थे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में लोग गूगल कर रहे थे कि दरअसल जयराम ठाकुर जी कौन है। और आज जयराम ठाकुर जी ने 5 साल पूरे कर लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार जब तक सरकार में वो रहे, पिछले 5 साल में हर 3 महीने में कांग्रेस कहती थी कि भाई सीएम बदलने वाले हैं, सीएम बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए और एक बार फिर दावा ठोक रहे हैं सरकार के फिर से वापसी का। और हमारे साथ जयराम ठाकुर जी खुद मौजूद हैं चुनाव पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। कैसा रहा 5 साल का सफर? देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, राजनीति में एक नहीं अनेकों उदाहरण है जो उम्मीद से हट करके भी चीजें होती हैं, और उम्मीद से हट करके चीजें पूरे देश के अंदर एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं, प्रदेश के अंदर एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव था जिसका आप जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है कि हम बहुत ऐसे प्रोफाइल में रहे हैं हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए, हमने कभी उछल कूद की राजनीति नहीं की और ना ही बहुत ज़्यादा मीडिया में इस तरह से आने का प्रयास किया। लेकिन मैं मंडल के ब्लॉक के प्रेसिडेंट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद स्टेट का प्रेसिडेंट, स्टेट का यूथ का प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्टी का प्रेसिडेंट होने के बाद कैबिनेट मंत्री के दौर में से सारी एक एक कदम से, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ करके हम यहां पर पहुंचे। ये इस बात को पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। और हिमाचल की राजनीति में ऐसा भी नहीं था कि जयराम ठाकुर को कोई जानते नहीं थे, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की राजनीति में जानते थे तो देश की राजनीति में भी जो हमारे संगठन के लोग तो जानते ही थे। लेकिन जो एक परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल जो हमको काम करने का जो मौका मिला, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। आज तक के किसी मुख्यमंत्री को ऐसी कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजरना नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हम गुजरे। कोविड एक ऐसा दौर था, मेरा कहने का मतलब ये सामान्य परिस्थिति का दौर नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया, कोविड की सारी सिचुएशन को भी हैंडल किया और बाकी सरकारों की तुलना में बेहतर काम किया, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आज जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात हम फिर से चुनाव के इस दौर पे खड़े हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी मैं इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बना करके ही छोड़ेंगे। ये जो आप दावा करते हैं कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा, और आप दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, मुश्किल दौर रहा, आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आप कहते हैं कि हिमाचल की जनता एक बार फिर आपको वोट देगी? कोई तो ठोस कारण होंगे ना आपके पास ये गिनाने के लिए? देखिए, ठोस कारण एक नहीं अनेक है। सबसे बड़ी बात तो एक है कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे माहौल में हमने काम किया है जहां हिमाचल की संस्कृति को सम्मान करते हुए जो बदले की भावना से काम करने का एक रिवाज बन चुका था। यहां पर एक पार्टी आती थी तो बदले की भावना से काम करने लग जाती थी, दूसरी आती थी, वो परिस्थितियां हमारे सामने, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं। और उस दौर में बहुत वक्त गुजरा, हमने उस रिवाज को बदला है। हम रिवाज बदलने की बात आज ही नहीं कह रहे, हम पहले दिन से रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं। ये दौर था, पहले यही होता था।
और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में हमने फोकस होकर के जो है हमने काम किया। हमने गरीब के करीब रह करके काम किया, गरीब के साथ वास्ता रख करके काम किया, उसकी मुश्किलातों को समझा, उनको जाना, उसके समाधान के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की है। और आज इस बात को मैं दावे के साथ कर सकता हूं, जो गरीब वर्ग है, जो सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप उनके बीच में जाएंगे, आप यहां पर मिलेंगे, शिमला की मॉल रोड पे मिलेंगे, आप जाकर के शहर के किसी इलाके में मिलेंगे, हो सकता कि वहां का परसेप्शन, वहां का बात कहने का कुछ और तरीका हो सकता है, लेकिन आप गांव सुदूर में इलाके में जाइए, हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है, गरीब आदमी की मदद हुई है, वो एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। और ऐसे में दूसरी बात, डबल इंजन का सरकार का जब हम जिक्र करते हैं, केंद्र के साथ काम करने में हमको जो सुविधा रही, उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक भावुक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता है, इमोशनल कनेक्ट है उनका। और वो कहते भी, इस बात का जिक्र भी करते हैं, मैं जब हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और हिमाचल के लिए 10,500 करोड़ रुपए के से ज्यादा के प्रोजेक्ट इन 5 साल के कार्यकाल में मिले। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिस प्रदेश के लिए जो केंद्र की जितनी भी हमारी योजनाएं होती थी 60-40 में हमको शेयर करना पड़ता था, कुछ 50-50 भी थी। लेकिन उसके बाद जब 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा हिमाचल की परिस्थितियां कठिन है, भौगोलिक परिस्थिति कठिन है, और वहां पर इस प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए केंद्र को और मदद करनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि 40% और 60% का उस रेशो को बदल करके 90% केंद्र हिमाचल के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं के लिए देगा और 10% स्टेट देगा। तो बहुत बड़ी एक राहत मिली है, उससे हम हिमाचल प्रदेश में काम करने में हम काफी हद तक सफल हुए, मैं इस बात को कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार, दोनों ने मिलकर के जो काम किया है, और उन काम की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जमीन पर खड़ा किया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। अटल टनल रोहतांग जो 2024 में कहा जा रहा था, 2024 से पहले नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसमें ऐसी सिचुएशन बन गई थी एक दौर में कि तय होने लगा था कि अब आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने मॉनिटर किया, उसको गति दी और आगे बढ़ करके वो 3,500 करोड़ रुपए की टनल बन करके पूरे देश के लिए समर्पित की। बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं मिलेंगी। और उसके साथ साथ में हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क वो हिमाचल प्रदेश में दिया, जिसमें लगभग 8 से 10,000 लोगों को, नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं उसमें होंगी। और वंदे भारत जैसी ट्रेन, जहां हिमाचल प्रदेश में अभी कनेक्टिविटी ट्रेन की, हमारी रेलवे कनेक्टिविटी हमारे बॉर्डर के इलाके के साथ, यानी कि बॉर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस तक पहुंची है, लेकिन वहां से भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करना। तो ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे किसानों के खाते में पैसा आना, और केंद्र की योजना, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना, इनका लाभ। और आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना को हमने और सैचुरेशन पर लेकर के गए। हमने आयुष्मान को फर्दर सप्लीमेंट करते हुए हिमकेयर की शुरुआत की। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां हर एक गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का हमने हेल्थ कवर दिया हुआ है। और उसी तरह से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने फर्दर उसको सप्लीमेंट करते हुए गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, जिसमें लगभग 3,30,000 के लगभग कनेक्शन हमने हिमाचल प्रदेश में दी। कोई घर नहीं छोड़ा जहां हिमाचल प्रदेश में गैस का चूल्हा नहीं है। और जहां 75 वर्षों में 7.5 लाख पानी के कनेक्शन घरों में लगे थे, वहां हमने सिर्फ 3 वर्षों में जल जीवन मिशन का जब ये काम शुरू हुआ, तो उसके अंतर्गत जो है 8.5 लाख से ज्यादा, 8,65,000 कनेक्शन घरों में पानी के दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश में अब की बार अगर रोड लेंथ की अगर बात कहें, तमाम रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं। 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। हमने 5,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में नई सड़कें बना करके रिकॉर्ड स्थापित किया। तो इसलिए एक नहीं अनेक चीजें हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, जो वजह बनेंगी हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेंगे। आपने अभी कई सारी जो है योजनाएं गिनाई, मैं उन पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी मेरा दूसरा सवाल था जी। और मोदी जी आ गए, तो उस दूसरे सवाल में मोदी जी आपने जिक्र किया, तो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल यहां पर भी आप और बीजेपी जो है वो दरअसल मोदी जी के भरोसे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी की लहर तो पूरे देश में चलती है, उसका फायदा मिल जाएगा शायद बीजेपी को। लोग यही आकलन कर रहे हैं।
देखिए, लोग आकलन क्या करते हैं वो एक बात है, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है। जो भी प्रांत चुनाव में जाता है, नरेंद्र भाई मोदी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा वहां पर एक फेस होता है, वहां एक बहुत बड़ा चेहरा होता है, और चुनाव लड़ने के लिए भी, चुनाव जीतने के लिए भी। और ये हिमाचल प्रदेश में भी होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि हिमाचल के साथ मैंने कहा ना, उनका एक इमोशनल कनेक्ट है। 100 बातें हो सकती हैं, कहीं कमी रह सकती है, लेकिन जहां मोदी जी आते हैं सारी बातें खत्म हो जाती हैं, इसलिए उनका लाभ निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से प्रयत्न किया है, उसमें हम सफल हुए हैं। ईमानदार सरकार लोगों के लिए हमने इन 5 वर्षों में समर्पित की है, तो ये अपने आप में एक मुद्दा है। जब आप कहते हैं कि रिवाज बदलेगा, तो लोग कहते हैं कि वो तो जनता तय करेगी कि यहाँ के चुनाव का रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के रिवाज जो है वो बदलने शुरू कर दिए। आप लोग पहले आपने टिकट खूब सारी बदल दी, मतलब टिकटें काटने का रिवाज आपने बदल दिया, भारी पैमाने पर टिकट बदल दिए, बदला बदली कर दी। आपकी पार्टी में चलता था कि एक व्यक्ति एक पद की बात होगी, आपके 3-3 महासचिव जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद की आप कहते थे, परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन एक विधायक जी थे, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, किसी के रिश्तेदार को। तो वो कहते हैं कि ये तमाम रिवाज जो थे, जो सिद्धांतों के रिवाज थे, वो बीजेपी ने बदल दिए मध्य प्रदेश में पहले ही। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि देखिए अपने सिद्धांतों में कोई समझौते वाली कोई बात हुई, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन व्यवहारिक चीज तो सोचनी पड़ेगी, और चुनाव में टिकट देने की बात होती है, सभी पार्टियां उन लोगों को टिकट देती है जो जीत करके आ सकता है। विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक विषय रहता है, और उसमें निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी आकलन हुआ, असेसमेंट हुआ है, फीडबैक लिया गया है सब स्तर पर, और उसमें जो बेहतर लगता था वो किया गया। उसमें कुछ के टिकट कटे, कुछ को टिकट मिले, और मुझे लगता है कि वैसे भी हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में नए लोगों का आना वो अभिनंदन का विषय होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। और हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी में जो नए लोग आए हैं वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन फिर भी जो है, जब आप कहते हैं नए लोगों के आने की बात होगी, और जाहिर सी बात है आप टिकटों के बाद विनेबिलिटी की बात की कि जो जीत के लायक होगा, सवाल है कि इसमें महिलाएं जो हैं उनका विनिंग फैक्टर क्यों नहीं होता? अगर पिछली बार की बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि भाई 10 सीटें कम से कम हम हिमाचल में देंगे, लेकिन महिला मोर्चा बीजेपी की उसने 17 सीटें मांगी थी, आप लोगों ने 7 सीटें भी पूरी नहीं दी, 6 सीटें दी हैं महिलाओं को। फिर यह है कि यह भी बात आ रही है कि एक कैंडिडेट को यह कहना पड़ा कि भाई बेटी हमेशा बलि क्यों चढ़ती है। तो ये जो चीजें हैं, लोग कह रहे हैं महिलाओं को, जबकि महिलाओं के वोट यहां पर हर बार महिलाओं के वोट ज्यादा पड़ते हैं। ओवरऑल भी देखेंगे तो 1 लाख महिलाओं के वोट ज्यादा हैं यहां पर, फिर भी महिलाओं को बीजेपी इतनी तवज्जो क्यों नहीं देगी? क्या लोग महिला को जिताते नहीं? विनिंग फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं मानता। जहां कुछ जगह जहां विनेबिलिटी की बात आती है तो वहां हमने महिलाओं को टिकट दिए हैं, और आप देखें कि कांग्रेस के कंपैरिजन में हमारे टिकट महिलाओं के लिए ज्यादा है। कांग्रेस वालों ने तो शायद, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक शायद एक ही टिकट है कांग्रेस पार्टी में, 2 टिकट कांग्रेस पार्टी, और हमारी पार्टी ने ज्यादा टिकट दिए हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि और ज्यादा इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं। आप जब ये कहते हैं कि बेरोजगारी की बात, आपने कहा कि रोजगार बढ़े, उसके लिए आपने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। अभी जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में देश के जो 3 सबसे खराब परफॉर्म करने वाले राज्य हैं उनमें है। इतनी भारी पैमाने पर कोई 8 लाख बताता है, कोई 10 लाख, कोई 11 लाख बेरोजगारी की बात करता है कि इतनी भारी बेरोजगारी है। ये लोग कह रहे हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, और कांग्रेस तो एक चुटकुला भी चला रही है। मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, वो कहते हैं कि 8 तारीख के बाद जयराम ठाकुर जी भी बेरोजगार होने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बेरोजगार खुद हुए पड़े हैं वो ये बातें कह रहे हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें उस संदर्भ में। जहां तक ये आंकड़े की बात है, ये बहुत ज्यादा एक इस प्रकार से एक ये विषय है, कोई 8 लाख बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 12, कोई 15 तक भी पहुंच जाते हैं। ये अपने अपने आकलन है। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। तो आपका आकलन एग्जैक्टली क्या है? हम इस बात को कहते हैं कि बेरोजगारी का नंबर इतना नहीं है। बेरोजगारी का नंबर जरूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जिनका बेरोजगार के नाते जो है रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है रोजगार कार्यालय में, लेकिन सही मायने वो काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हिमाचल में काम कर रहे हैं, हिमाचल से बाहर काम कर रहे हैं,
लेकिन उन सभी को मिला करके अगर इस चीज को हम देखें तो वो फिर भी उसके बावजूद भी एक आंकड़ा है जिसको जो हमारे लिए चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बेरोजगारी एक ये ग्लोबल इशू है, ये कोई देश का या प्रदेश का इशू नहीं हो सकता है और हर चुनाव का मुद्दा होता है ये। और अब की बार फिर इसको कांग्रेस वाले इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हिमाचल के विकास के लिए लंबे लंबे भाषण देकर के कहते हैं कि ये हमारा दिया हुआ है, हमारा श्रेय है, हिमाचल हमारा बना हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष में लगभग 50 वर्ष के करीब जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। तो ये बेरोजगारी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में नहीं बढ़ी है। सर जवाब तो उनका योगदान, उनको अपना योगदान इसमें स्वीकार करना है। अगर बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, वो कांग्रेस पार्टी। ये सवाल मैं कांग्रेस से पूछूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है फिलहाल आप सीएम, जब आप कहते हैं एक बेरोजगारी ग्लोबल मुद्दा है, जब आप कहते हैं कि भाई हर चुनाव में मुद्दा होता है, तो ऐसा लगता है कि जयराम ठाकुर जी एक भूमिका तैयार कर रहे हैं चुनाव के बाद कुछ कहने के लिए, क्योंकि जब उपचुनाव आप लोग हारे थे तब आपने कह दिया कि सेंटर की नीतियों की वजह से जो है ये हुआ, क्योंकि ये महंगाई, हाँ सेंटर मतलब आपने सेंटर नहीं, माफ कीजिएगा, आपने बेसिकली आपने कहा महंगाई और ये जो इश्यू है ऐसा भी नहीं, इसकी वजह से जो है मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि पूरा उपचुनाव जिस तरह से उसके परिणाम आए हैं वो सहानुभूति, श्रद्धांजलि और शोक सभाओं में वो सारा चुनाव दौर निकला है और उसमें निश्चित रूप से उस चीज का एक इम्पैक्ट रहा है। हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक दल के नाते हमको चुनाव जीतना चाहिए था, परिस्थिति जो भी थी, लेकिन हमने इस बात को देखा कि प्रभावित वो चुनाव, अगर वो शोक और वो इस तरह की जो सहानुभूति का दौर नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि परिणाम अलग तरह के होते। और वो हमको एक समझने का अवसर भी मिला है और उसके बाद हम सतर्क हुए हैं, हमने परिश्रम किया, वहां से कुछ सीख लिया बीजेपी ने। तो निश्चित रूप से देखिए, जीवन भर में सीखने के लिए जब भी कोई ठोकर लगती है तो सीखने को मिलता, तो मिला है, सीखा है, बहुत कुछ सीखा उससे। आपने अभी जैसे बेरोजगारी की बात की, आप लोगों ने जितने रोजगार दिए आपने इन सालों में, वो सब कहीं ना कहीं जाके अदालत में फंस गए और आपकी सरकार जो है वो मामले जो है ठीक से निपटा नहीं पाई। ये आरोप विपक्षी लगाते हैं कि रोजगार तो आप दे रहे हैं लेकिन वो अदालत में जाके फंस जाते हैं नौकरियां, तो फिर क्या करें? और इसके लिए सबसे बड़ा दोष देता हूं मैं विपक्ष को देता हूं। हर कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू होती है तो उसको जो है वो कोर्ट में घसीटने की कोशिश करते हैं और उसमें वक्त जाया हुआ। और बेरोजगार, मुझे लगता है कि हमसे नहीं, हमारी मंशा रोजगार देने की पहले दिन से रही है, हमने रोजगार दिए हैं। अगर उस पर सबसे बड़ी बाधा अगर किसी ने खड़ी की है तो कांग्रेस पार्टी ने की, अपने वकीलों को वहां खड़ा करके कागज लगा करके और वो उसको स्टे करना और उस तरह से उसको सारी प्रक्रिया को प्रभावित करना है रिक्रूटमेंट की, और उस कारण से बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन इसमें अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के लोग हैं। यह है कि आपने अभी नल से जल की बात की, आपने कहा सब गांव में। फिर मैं आता हूं कि कांग्रेस जो है बार बार एक जो है चुटकुला, एक जो है पूरा कार्टून जो है वो पूरे प्रदेश में प्रचलित करने की कोशिश कर रही है कि यहां पर नल तो आ गया है लेकिन नल में जल नहीं आया। देखिए, ऐसा वो बात कह रहे हैं और कुछ तो कहना है उनने, लेकिन हकीकत है नल भी है और नल में जल भी है, ये सच्चाई है। और जितना काम इस बार जो है हमारा जल शक्ति मंत्रालय में हुआ है, आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है और पूरे देश भर में अच्छा काम हुआ है। और उसमें पूरे देश भर में हम इस मंत्रालय में जो काम करने की दृष्टि से रहे हैं तो हम पहले नंबर पर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उसमें हम हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर पूरे देश भर में रहे हैं काम करने में। तो ऐसे नहीं है, जमीनी स्तर पर उसका सर्वे हुआ है, उसकी स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है, उसके बाद फिर सारी इवैल्यूएशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद वो परिणाम हमारे सामने आए। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको लगता है कि जो नेशनल इशू है, और ये सवाल मैं खास करके इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने अपने जब युवा थे तब इन्होंने दरअसल जम्मू कश्मीर में एबीवीपी से जुड़े रहे थे, काफी काम किया था। अभी जो है कुलभूषण मांटा जो है जिन्होंने
कश्मीर में हिमाचल के एक जवान की जो है वहां शहादत हुई। हिमाचल वैसे भी वीर भूमि कही जाती है, यहां से सेना में इतने जवान जाते हैं, देश के लिए वो बलिदान भी अपना देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आतंकवाद जैसे इश्यूज जो हैं, क्योंकि यहां पर क्या इफेक्ट डालते हैं, या राष्ट्रीय मुद्दे फिर जो है आतंकवाद के अलावा अलगाववाद का मुद्दा, क्योंकि खालिस्तान के नारे जो है यहां तक पहुंच गए, कभी ऐसा हिमाचल में होता नहीं था, ये सब चीजें यहां हो रही हैं, तो क्या ये मुद्दे भी यहां पे चुनाव में हैं? देखिए, इन चुनावों में इन मुद्दों को लेकर के बात तो होती है, लेकिन ये चुनावी मुद्दे तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद देश की सुरक्षा की अगर बात कहें तो इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से कश्मीर इशू को हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद हैंडल किया है, आज बहुत अंतर है जो आज से कुछ साल पहले हुआ करता था घाटी में। क्योंकि मैं वहां पर उस घाटी में, मैं जम्मू कश्मीर में वर्षों तक काम किया हूं, तो मैंने वहां परिस्थितियों को सुना नहीं, मैंने देखा है। आज की परिस्थिति में दिन रात, बल्कि 90s का दौर था जब वहां क्लाइमेक्स पे था उस वक्त, जब सारे कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकाल करके जो सड़क पर फेंक दिया गया था। हमने उनको देखा, जो करोड़ों रुपए के मालिक होते थे, बड़ी बड़े बंगले में रहते थे, उनको फुटपाथ पर हमने उनको सोते देखा। बहुत दर्दनाक वो घटना जिसको मैं कह सकता हूं, जो हमने अपनी आंखों से देखी। हमने उनकी मदद भी की उस वक्त, पूरे सारे संगठन के माध्यम से जो किया जा सकता था। लेकिन ये बात सत्य है कि देश की सुरक्षा के लिए जो कदम जिस प्रकार से उठाने की आवश्यकता थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने उसमें बहुत बेहतरीन काम किया है, आप देखिए ना, पुलवामा में घटना होती है तो पुलवामा की घटना का जवाब जाकर के वहां पर एयर स्ट्राइक करके दिए जाता है पीओके में। जहां से षड्यंत्र किया गया था, जहां से साजिश रची गई, तो वहीं उनको दफन किया गया। और उड़ी में अगर रात के अंधेरे में हमारे 18 जवानों को मार दिया गया तो सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया गया। तो पहले जवाब देने की प्रक्रिया नहीं होती थी, यही होता था, अगर यहां कोई आतंकवादी हाथ लग गया, उसको मार दिया, इतना पकड़ लिया, वही काफी हो जाता। तो उनके लगता था कि हमने पकड़ लिया, हमने मार दिया। अरे आतंकवाद अगर भारत की धरती पर है तो यहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। अगर भारत की धरती के बाद अगर वहां पर भी है, बाहर भी है, तो वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात का संदेश, इस बात का जो पहली बार पूरे देश ने ये संदेश जो है वो प्रधानमंत्री जी को देते हुए देखा। मैं ऑडियंस से सवाल लूं उससे पहले एक सवाल, जल्दी से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसके बाद मैं तुरंत ऑडियंस को। यहां पे जो है, आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, दावेदार हैं कि नहीं है, उसको लेकर कंफ्यूजिंग जो है स्टेटमेंट कई बार आते हैं। कल ही बीजेपी ने एक ट्वीट किया, बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल, उसमें लिखा था, सच्ची सेवा अच्छा काम, फिर से भाजपा मोदी जयराम। इसका मायने तो यह कि अगर बीजेपी आती है तो आप ही चेहरा होंगे, लेकिन फिर भी जो है कुछ कहीं कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं बीजेपी ये खुलकर नहीं बता पा रही है कि भाई उनका चेहरा कौन होंगे। आप हैं क्या चेहरा? देखिए, मेरा काम हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में हिमाचल के लोगों के लिए काम करना, बेहतरीन काम करना, हिमाचल के लोगों की सेवा करना, हिमाचल को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना, ये था, वो हमने किया है। और उसके बाद अब मेरा काम यह है, चुनाव का दौर शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश में, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाना, और उसके बाद आगे का काम पार्टी का नेतृत्व करता है मेरा। और ये नेतृत्व, ये अगला काम हम उन पर छोड़ते हैं, जो भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा वो हमको मंजूर होगा। ठीक है, अनुशासित सिपाही की तरह आप बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी में इस बार उतना अनुशासन दिखा नहीं है, अनुशासित पार्टी में। लेकिन जी, सवाल मैं जनता की तरफ से ले लेता हूं। यहाँ पर जी कोई सवाल यहाँ से जनता की तरफ से आएगा मुख्यमंत्री जी के लिए? जी अश्विनी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी। आप राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अभी तक, और आप जैसे कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आने के बाद आप ही चेहरा होंगे। कांग्रेस का सबसे बड़ा, मेरा नेतृत्व तय करे। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉमिस जो आ रहा है कि महिलाओं को 1500 रुपया पर मंथ, 18 से 60 साल की उम्र की जितनी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, आप ये समझते हैं कि एक तो ये बताइए कि कितनी लाइबिलिटी हो सकती है स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल लाइफ, क्या ये प्रैक्टिकल भी है? फ्रीबीज बहुत आ रही है यहाँ पे वादे। देखिए, इस बात को बड़ा मैं स्पष्ट कर रहा हूं। एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बहुत लंबा सफर करके यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने घोषणा की। पहले तो प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आपके वहां तो
माइंस मिनरल्स हमसे बहुत ज़्यादा है। वो प्रदेश ऐसा है हमारी तुलना में बेहतर है वो, फाइनेंसिस की अगर दृष्टि से अगर हम बात करें, क्या वहां पर वो दे रहे हैं? प्रश्न ये पैदा होता है। क्या दूसरा प्रदेश पूरे देश भर में एक ही और बचता है, वो राजस्थान है, क्या वहां पर वो दे रहे हैं महिलाओं को? जब वहां नहीं दे रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में लोगों को गुमराह करने की बातें होती हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, एक नेता कांग्रेस के यहां पर वो बहुत जल्दबाजी में है, बहुत तेजी में है, बहुत दौड़ना भागने की उनकी ये रहती है कि मैं आगे कैसे दिखूं, और उनने घोषणा कर दी। कांग्रेस के एक नेता ने सोशल मीडिया में पब्लिक मीटिंग में बड़ा भाषण दे दिया, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और उस पार्टी में हमको वही कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते जो कहा मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं। उनके ही नेता ने जवाब दिया। फिर उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना दिया कि ये हमारे लिए अब इज्जत का सवाल है और ऐसे में ये करना ही होगा। फिर वहां के मुख्यमंत्री से बात करने के बाद जो है उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की अगर हम बात कहें तो मैं कहता हूं ये बिल्कुल भी हिमाचल की वर्तमान परिस्थिति में संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मुझे लगता है कि लगभग ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है वो कई हजार करोड़ रुपए, मैंने कैलकुलेट इस तरह से नहीं किया टोटल सारा चीज को लेकर के, अगर इसकी कैलकुलेशन है तो कई हजार, इस स्थिति में ही नहीं है। मैं आपको बड़ा साफ कह रहा हूं, उस स्थिति में है ही नहीं हिमाचल प्रदेश। और दूसरी बात, जहां उन्होंने ये सारी चीज की है, फार्म भर रहे हैं आजकल कांग्रेस के लोग जा करके, और हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी टेकअप किया है ये सारा मामला कि चुनाव के दिनों में महिलाओं के फार्म भर करके उनको ये कहा जा रहा है कि आप दस्तखत करिए, उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे। अगर ये आपने दस्तखत नहीं किए तो आपको 1500 रुपए महीने के नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से गुमराह करने का छोड़ देना चाहिए। हिमाचल बहुत सही पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन यहाँ लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत जागरूक, वो अच्छी तरह से समझते हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूं, जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद से, उसमें वो सफल नहीं। लेकिन ओल्ड पेंशन दे रही है टेंशन? नहीं, ओल्ड पेंशन एक मुद्दा है। देखिए, ओल्ड पेंशन के बारे में अगर आपने शुरू कर दिया, ओपीएस की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों के हित के लिए जो हम वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में हम जो कर सकते थे हिमाचल प्रदेश में हमने किया है और बेहतर किया है, इसको कर्मचारी भी मानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या का अगर हम जिक्र करें, वो भी एक नंबर है, ऐसा एक साइजेबल नंबर है। और पूरे देश के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को अगर हम देखें तो हिमाचल पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कर्मचारी उस दृष्टि से है। हमने हर हित की, मतलब उनके हर हित का जो है ख्याल रखा है कर्मचारियों का, उसमें हम सफल भी हुआ, हमने काम किया है। जहां तक ओपीएस की बात, मेरा मूल प्रश्न ये है कांग्रेस को उन मित्रों से, ये लागू किसने की थी? ये लागू तब हुई थी हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिनके नाम पर आज भी वह दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वोट उनके नाम पर मांग रहे हैं। अगर उस नेता के प्रति अगर इतना सम्मान है, उतनी श्रद्धा है, कम से कम उनकी एक जो कमिटमेंट, जो उन्होंने एक निर्णय लिया, उस निर्णय पर उनको जो है, मुझे लगता है कि उनके सामने प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। आज दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज वो इन बात को लेकर के वो दुनिया से चले गए, हमारी बात वो सुन नहीं सकते, इसलिए हमने उनके निर्णय का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, हिमाचल पूरे देश भर में ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य था। क्या जल्दी थी? बहुत सारे राज्यों ने जो है वो 8 महीने के बाद एमओयू साइन किया, कई राज्यों ने 5 महीने के बाद किया, कई राज्यों ने 6 महीने के बाद किया। उसके बाद 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने। अगर ओपीएस लागू करने की अगर इनकी नीयत साफ थी तो उस वक्त लागू क्यों नहीं किया? प्रश्न ये भी तो है। उस वक्त उनको लगता कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता, तो उस वक्त लागू करते, नहीं किया। ये 20 वर्षों के बाद क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, जिन 2 राज्यों ने घोषणा की है, क्या उन्होंने ओपीएस को पूरा अंजाम दे दिया? क्या सिर्फ कागजी रस्म की है, फॉर्मेलिटी की है? और मैंने दोनों मुख्यमंत्री को वहां के देखा है प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़ करके कि हमने घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये लागू हम नहीं कर पा रहे हैं जब तक केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा, केंद्र की मदद नहीं मिलेगी। जब लागू नहीं कर सकते हैं केंद्र के सहयोग के बिना, तो ये घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक। तो दूसरी बात, आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं, हम जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, हमने बहुत डिटेल डिस्कशन इसके साथ प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व के समक्ष किया है और उनने सारी बात को सुना है। समाधान इसका निकलेगा तो निकालेंगे तो नरेंद्र मोदी जी।
ओके। और समाधान इसका निकालने के लिए हमारे सिवा दूसरी पार्टी, केंद्र में तो कई दशकों तक कांग्रेस नहीं आ सकती है, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और इसलिए कर्मचारियों को इस भाव को समझना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो समझेंगे। हम ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पक्ष जो है, इस पक्ष को सुनने के पश्चात इस पक्ष को जो है केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख करके इसका कोई समाधान निकले। ईमानदार प्रयास होगा हमारा, कोई समाधान इसमें। चलिए ठीक है, कोई और ऑडियंस की तरफ से सवाल? जी। तो आउटसोर्स कर्मियों का जो चलन अभी बढ़ा है प्रदेश में और जो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और लेबर लॉज की अवहेलना हो रही है, उसके बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है? और व्हाट इज योर प्रपोजल फॉर स्कीम वर्कर्स? थैंक यू सर। जी देखिए, जहां तक जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये भी एक बहुत साइजेबल नंबर है। लगभग 35,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। जो एजेंसीज के माध्यम से हम इनको लगाते हैं, हमने कमिटमेंट की है, हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस कमेटी की रिकमेंडेशंस है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और उनको लागू करने की दिशा में हम अपनी कमिटमेंट के साथ आएंगे आने वाले समय में। मुझे लगता है उसमें एक ही बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो आउटसोर्स में लगे हैं उनको साथ जो पैसा कटता है उसमें कहीं जगह कठिनाई उनको आ रही है। पैसा जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जिस समय मिलना चाहिए उसमें विलंब होता है। ऐसी टेक्निकल चीज़ों को लेकर के है, इसलिए हमने उसका एक रास्ता निकाला है उसमें कि एक कॉरपोरेशन जो है इस गवर्नमेंट के अंडर, वो इस काम को, इसको हम डेडिकेट करेंगे इस काम के लिए और मोर और लेस इसको हम हरियाणा की तर्ज पर, और वो कॉरपोरेशन में जो पैसा जो करता है उस पैसे को भी हम काटने का प्रावधान उसमें नहीं रखेंगे। और उसके बाद सीधा कर्म जो हमारे आउटसोर्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पैसा हम दे सकें, एक ये बात सीधी है। और उसके बाद फिर आने वाले समय में उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, सुरक्षित कैसे हो, उसका भी मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए उसमें प्लान किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने सोचा है जो आज से पहले कभी भी किसी भी सरकार ने सोचा नहीं। और यही एक मैदान था जहां सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को खड़ा किया गया था और मुकुट दिया गया था, तलवार दी गई थी यहाँ पर पूर्व सरकार के उस वक्त के मुख्यमंत्री को, और कहा था कि नारा लगाओ कि 7वीं बार राजा सरकार, ऐसा कुछ बोला था नारा, कुछ ऐसे कुछ यहाँ स्लोगन लगाए गए। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके लिए किया कुछ नहीं। तो हम ईमानदारी से प्रयत्न करें कि उनकी भविष्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें और उसके साथ साथ में उनके साथ जो अन्याय होता है, जो प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके माध्यम से, उसको ठीक कैसे किया जाए। ओके, जल्दी से मैं आखिरी सवाल पूछ लेता हूं जल्दी से जयराम जी। यहां पर बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी को यहां पर लोग पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जो है याद करते हैं कि पहले पहाड़ों पे पानी नहीं होता था, उन्होंने ये स्कीम चलाई। प्रेम कुमार धूमल जी को यहाँ सड़क वाले सीएम के रूप में लोग याद करते हैं कि सड़कें उन्होंने गांव-गांव बनाई। अभी तो आपका सफर जारी है, लेकिन आपके इस 5 साल को हिमाचल की जनता किस रूप में याद करेगी? देखिए, इस सारी चीज़ को मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता हूँ, ये लोगों पर छोड़ देंगे। लोगों को जो कहना होगा वो कहें, लेकिन हमने ईमानदारी से प्रयत्न किया है हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हर क्षेत्र में विकास हो, सर्वत्र विकास हो, वो एक हमने करके दिखाया है। और सड़कों की अगर बात कहें, हमने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। कोई भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 5000 किलोमीटर सड़क लेंथ, रोड लेंथ का जो है रिकॉर्ड आज तक नहीं बना, हमने किया है। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल। जय श्री राम तो बीजेपी वाले बोलते रहे हैं चुनाव में भी और वैसे भी, लेकिन अब कांग्रेस वाले यहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जयराम जी को कर दो जय श्री राम। चलो, अच्छी भावना के साथ कहेंगे तो अच्छा है, उनके वो कहे, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन राम का नाम लेना तो शुरू किए कम से कम उन्होंने। राम उनको अपने चरणों में स्थान दे। आप उन पर कृपा बनाए रखे, यही मैं कहूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि नारे चुनाव के दिनों में चलते हैं, ऐसे नारे बहुत सारे हैं। अब आप हमारी पार्टी के नारे का भी थोड़ा पता कर लेना, क्या नारे लगा रहे हैं हमारी पार्टी के। समय बिल्कुल। अंतिम प्रश्न, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है और मैं समझता हूं जो मेरी पार्टी और प्रदेश की जनता भी आपकी चिंता से वाकिफ है कि इस 5 वर्ष के अंदर जो 48,000 करोड़ रुपया आपके सत्ता में आने से पहले कर्ज था, वो 70,000 करोड़ के करीब 50% कर्जा जो है इन 5 वर्षों के अंदर रहा है।
और आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं आपको जानता हूं, आप बहुत स्पष्टवादी है। जब अश्वनी जी का प्रश्न रहा कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है वो महिलाओं का या जो दूसरा है, क्या आपको ये मलाल 5 वर्ष में रहा कि जो डबल इंजन की सरकार को मदद केंद्र से मिलनी चाहिए थी और ये कर्ज ना लेना पड़ता और हर व्यक्ति के ऊपर लाखों कर्ज ना रहता, क्या आपको ये मलाल रहा है? जो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता को ये मलाल डेफिनेटली रहा है कि 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार को जो नीतियां लागू होनी चाहिए थी कर्जा माफ करने के लिए, संसाधन पैदा करने के लिए, वो जो है इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई। ओके सर, चलिए आखिरी सवाल चाहिए जी। देखिए, मलाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए किया है, मैंने कहा कि 10,500 करोड़ रुपए के से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। जहां तक कर्जे की बात है, जिस स्टेट में कर्ज है उस स्टेट को उस दौर में से कैसे अपना सिस्टम को डेवलप करना है, डेवलपमेंट के सेक्टर में कर्मचारियों को जो तनख्वाह देनी है, पेंशन देनी है और सारी चीज़ों को लेकर के किस प्रकार से काम करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहां तक आप सोचेंगे केंद्र उसमें मदद करेगा, आपका ऋण जो है ऋण में मदद करेगा, उस तरह की परिस्थिति ना पहले हुई है ना वर्तमान में होने की हमको उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक चीज है, हमको अपने पांव पर खड़े होने के लिए अपने आप प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए जो विशेष तौर से जो हमको मदद पैकेज देने की अगर बात कहें, पैकेज के साथ साथ में ये भी कहना जो स्पेशल असिस्टेंस जो शब्द जो एक है उस हिमाचल प्रदेश को देने की बात कही तो उन्होंने दी है। और लगभग 800 करोड़ रुपए तो हमको इस चुनाव से पहले उन्होंने दे दिया था, जो आने वाले 50 सालों में आपको अदा करना है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, उसमें हमको हिमाचल प्रदेश को मदद की है। और सबसे बड़ी मदद मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का जवाब कि हिमाचल के डेवलपमेंट में जो केंद्र सरकार का जो शेयर, जिसमें 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट देगा, ये एक बहुत बड़ी राहत है। इससे बड़ी राहत और हो नहीं सकती है। अदरवाइज आपको बताऊं कि प्रदेश की स्थिति और भी खराब हो जाती है। अगर हमको 40% शेयर करना पड़ता, 50% करना पड़ता, हम करने की हमको स्कीम छोड़नी पड़नी थी, हम लागू ही नहीं कर सकते थे उन स्कीम को। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह किया है और प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट्स, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेडिकेट किए हैं, तो उससे हिमाचल प्रदेश को निश्चित रूप से लाभ हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव का मौसम है और डीडी न्यूज बेबाकी से सवाल करता है, लेकिन आपने बहुत सरलता से, सहजता से, और आप इसके लिए जाने भी जाते हैं, उसी तरह से आपने जवाब दिए। चुनाव का मौसम है, हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि रिवाज जो है बदलेगा नहीं, तो ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन अगर रिवाज बदला तो यहीं पर आपसे एक बार फिर जो है इंटरव्यू करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। जयराम ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ जयराम ठाकुर जी का एक बार फिर से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर।